नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। इससे आपको सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। आज हम लोग बिहार एसएससी में इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए सभी प्रश्नों का पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो पूरा मज़ा से देखना है। पढ़ाई तनाव मुक्त होना चाहिए। कभी टेंशन किसी बात को हो तो टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए, पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि हमेशा टेंशन फ्री रहना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए, तभी कोई चीज़ पढ़ने में मज़ा आता है। देखिए, कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ें हो, हमेशा टेंशन फ्री रहना, टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खाली आता है खाली हाथ जाना है। इसलिए मस्ती में रहना चाहिए, हमेशा हल्के फुल्के मस्त रहना चाहिए। ठीक है, टेंशन ना लेने का है ना देने का है, टेंशन खत्म करने का है। देखिए, कोई भी इंसान है ना, उस चीज़ में तभी आप सक्सेस करता है, एक्सेलेंट करता है जिसमें उसका रुचि होता है, जिसमें उसको मज़ा आता है। ठीक ना, तो पढ़ने में भी क्या मज़ा आना चाहिए। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। देखिए, ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम है, फिर भी होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना अगर हर हाल में है तो मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। तो मुस्कुराते रहे हमेशा, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति ये समुदाय कौन सा है। तो इसका बुक में आंसर दिया हुआ है गोंड। ठीक है, लेकिन भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति जो है वो गोंड नहीं बल्कि भील है। ठीक है, आपको भील आंसर करना। ठीक है, जब भील ऑप्शन में नहीं रहे तो उसका आंसर होगा गोंड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, ये ध्यान रखना है। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में SC ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा में SC ST का आरक्षण है अनुच्छेद 330 में है। एक क्वेश्चन आता है कि विधानसभा में SC ST के सीटों का आरक्षण है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 332 में। ठीक है, अब ये दोनों अनुच्छेद में कभी कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए। देखिए, लोकसभा में SC ST का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है और एक है विधानसभा में। तो विधानसभा वाला है 332, तो विधानसभा 32 है ना, विधानसभा 32 ऐसे रिलेट कर लेना थोड़ा सा। विधानसभा में SC ST का आरक्षण 32 वाला है, विधानसभा 32, और लोकसभा में सीटों का आरक्षण जो है SC ST का वह अनुच्छेद 330 में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102। 102 में है कि जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है वो कौन सी नदी है। यानी क्वेश्चन का ये कहना है कि कौन सी नदियाँ अमरकंटक से निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये सोन नदी और महानदी और नर्मदा, ये तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये है कहाँ अमरकंटक की पहाड़ी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन, महानदी और नर्मदा, ये तीनों नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा किसका है, भारत और चीन के बीच का है। ठीक है दोस्तों, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे मैकमोहन रेखा, अब यहाँ क्या है, ये सीमा रेखा का क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी सीमा रेखा से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिविजन कर लेंगे। इससे क्या होता है, आपको आसानी से याद भी रहता है और एग्जाम में कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट याद रहता है और कंठस्थ रहता है और कन्फर्म रहता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ मैकमोहन रेखा, एक रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक डूरंड रेखा पूछा जाता है, तो डूरंड रेखा पहले था भारत और पाकिस्तान, लेकिन अब है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा सीमा रेखा किस देश के बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। एक पूछा जाता है 49वीं समांतर रेखा, ये किस देश के बीच है, तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। और एक है 38वीं समांतर रेखा, ये है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और इस नदी के बीच स्थित है। आपको पिछले किसी वीडियो में आपसे याद करवाया था एक चीज़ कि नाश्ता, एक शब्द याद करवाया था आपको, नाश्ता। इसमें क्या था कि नर्मदा सोर्स से सतपुरा पर्वत है और ये ताप्ती नदी है, यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में सतपुरा पर्वत है ये। ठीक है, अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई भी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा है कि सतपुड़ा पर्वत, ठीक है, तापी यानी ताप्ती
और किस नदी के बीच है? तो सतपुड़ा पर्वत ताप्ती और नर्मदा के बीच है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है। क्या है? नासता, ये याद रखना है। अगर पूछ ले जाता है ना कि सतपुड़ा पर्वत के ऊपर कौन सी नदी है, तो नर्मदा नदी हो जाता है। तो ऐसे आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना, नाश्ता, यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुड़ा पर्वत है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती यहाँ दिया है तो नर्मदा हो जाएगा इसका आंसर 1। ठीक है, अच्छा ये सतपुड़ा पर्वत है कहाँ? तो सतपुड़ा पर्वत है मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अच्छा, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत, और इसकी ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है? नेपाल में है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये है एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो यही है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो इसे सागर माथा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलचर कोयले की खानें यहाँ स्थित है। तो तलचर कोयले की खानें है ओडिशा में है। ठीक है, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम सब रिवीजन करेंगे। जैसे यहाँ बात आई कोयला का, तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे, पहले था कौन? झारखंड। अभी क्या सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। और भंडारण अगर पूछे, यानी कि कोयले का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है? तो वो है झारखंड में। उसी तरह क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो उड़ीसा है। लेकिन सर्वाधिक लोहा का भंडारण कहाँ है? तो वो है कर्नाटक में। ये ध्यान रखना है। और उड़ीसा से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और याद रख लेना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है ये उड़ीसा से। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। तो नमक का उत्पादन वो राज्य नहीं होगा जिसके मतलब कि सीमा में समुद्र तट नहीं होगा, तो वो अपना बिहार है, यहाँ नमक का उत्पादक नहीं होता है। ठीक है, अब नमक से कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। एक क्वेश्चन आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो घेंघा रोग होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें ऑप्शन में जो है ना, जनजाति ये जो संथाल है ये असम में भी रहता है, झारखंड में, उड़ीसा में भी और पश्चिम बंगाल में। यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जगह क्या है? जनजाति, संथाल जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें से आंसर कोई नहीं होगा, ऑप्शन में यहाँ मिस्टेक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ याद रखना है आपको कि संथाल विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु और कान्हू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो विशालतम समुद्र तट है तमिलनाडु। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाता है तमिलनाडु। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो वो है गुजरात का। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा तट रेखा किस वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में है बिहार, क्योंकि बिहार के दक्षिण में झारखंड। बिहार के चौहद्दी क्या है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। क्वेश्चन नंबर 111 में है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन, यानी कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो बंदरगाह है ना, इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। तो इस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सबसे गहरा बंदरगाह हो गया विशाखापत्तनम। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी मालूम, ये बिहार एसएससी सीजीएल या तो रेलवे एनटीपीसी में एग्जाम में ये पूछा गया था कि किस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, तो वो है नौहाबा सोबा बंदरगाह का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये नौहाबा सोबा बंदरगाह यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में है।
एक क्वेश्चन आता है कि सागरमाला परियोजना ये किससे संबंधित है, तो भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण के से संबंधित है सागरमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो दिल्ली से कोलकाता जोड़ती है ये राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे है, यानी कि ये है NH2, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है 2। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये 4 गो राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 2 3 4 ये 4 गो याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है दिल्ली से, ये पाकिस्तान की सीमा है वो अटारी तक जाती है, ठीक है, यानी दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा तक ये जाती है NH1। तो इसे देखिए ये हो गया NH1 और NH2 हो गया दिल्ली से कोलकाता। तो इसे याद कैसे रखना मालूम, देखिए सीरियल से आपको NH1 2 3 4 बता रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना है दिल्ली से पाकिस्तान जाती है और दूसरा है दिल्ली से कोलकाता जाती है, ठीक है, और तीसरा जो है वो है आगरा से मुंबई जाती है, और चौथा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH4 जो है वो मुंबई से चेन्नई जाती है। तो इसको ऐसे एक याद रख लीजिए, एक लाइन बोल दीजिए तो याद रहेगा आपको, दीपा दिक आमू मूचे, दीपा दिक आमू मूचे, यानी दीपा दिक यानी दिल्ली से पाकिस्तान पहला, दूसरा हो जाता है दिक यानी दिल्ली से कोलकाता, आमू यानी आगरा से मुंबई, और मूचे यानी मुंबई से चेन्नई। तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 2 3 4, तो ऐसे आपको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय जल मार्ग से भी क्वेश्चन मालूम, पिछले एग्जाम में कुछ एग्जाम में पूछा गया था। राष्ट्रीय जल मार्ग जो है NW यानी कि नेशनल वाटर जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जो है ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये हल्दिया से प्रयागराज तक जाती है, ठीक है। हल्दिया कहाँ, पश्चिम बंगाल में, और प्रयागराज तो अपना यूपी में। तो हल्दिया से प्रयागराज जाती है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो सदिया से धुबरी तक जाती है, असम में है, दोनों असम में ही है, सदिया और धुबरी असम में है, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक जाती है, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। मालूम, एकमात्र राज्य भारत में जहाँ केसर का उत्पादन होता है और सबसे कीमती पौधा होता है केसर का, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, अभी करंट अफेयर में आपको याद रखना है, मनोज सिन्हा है, ठीक है। अच्छा, लद्दाख का राज्यपाल कौन है, तो वो है BD मिश्रा। और एक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से पूछा जाता है कि राज तरंगिणी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो उसमें डायरेक्ट रहेगा राज तरंगिणी का संबंध है तो कश्मीर का इतिहास से, ठीक है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण है। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आ गया ना, राज तरंगिणी का संबंध है कश्मीर का इतिहास से, राज तरंगिणी लेखक कौन है, कल्हण है। इसे ऐसे याद कर लिए रिलेट करके, देखिए राज तरंगिणी का लेखक है कल्हण और इसका संबंध है कश्मीर का इतिहास से। तो ऐसे समझिए कि कश्मीर में है ना अक्सर कलह होती रहती है, कश्मीर में क्या अक्सर कलह होती रहती है, यानी जो राज तरंगिणी का लेखक है कल्हण, कलह से हो गया कल्हण, और किससे संबंधित है, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, रबी की फसल की कटाई का मौसम किस में होता है, तो ये याद रखना थोड़ा सा आसान तब हो जाता है जब आपको रबी की फसल में कुछ याद रहेगा। जैसे रबी की फसल में कौन सा आता है, गेहूँ, तो गेहूँ की कटाई कब होता है, आप जाते होंगे होली में गाँव तो देखते होंगे होलिका दहन में ना गेहूँ का जो वो पका के खाते नहीं होलिका दहन में, तो उसी समय कटाई होती है कब, मार्च में ना, होली कब होती है अधिकतर मार्च में, तो इसका आंसर हो जाता है मार्च, ठीक है। तो रबी की फसल की कटाई मार्च में होती है, ऐसे थोड़ा समझ के याद करेंगे तो आपको याद रहेगा और कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो रबी की फसल में आ जाता है जैसे गेहूँ, जौ, चना, सरसों, ये रबी की फसल है। इसका कटाई हो जाती है मार्च में और इसका बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। अब खरीफ की फसल में आ जाता कौन, देखिए रबी की फसल में जैसे गेहूँ आया तो खरीफ में आएगा धान, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। धान आता है खरीफ में, गेहूँ आ गया रबी की फसल में। तो खरीफ की फसल में धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन ये सब खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल बुआई कब होती है, जून जुलाई में, और कटाई होती है अक्टूबर में। जैसे खरीफ की फसल यानी धान की कटाई होती है अक्टूबर में, उसी समय
रबी की फसल की बुआई हो जाती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में, और उसकी रबी फसल की कटाई होती है मार्च में। तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का उत्पादन होता है सर्वाधिक कर्नाटक में होता है, ठीक है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। अब कर्नाटक से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी कर्नाटक ही है ना। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। और एक दो इम्पोर्टेंट है जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि बार बार रिपीट होता है, ठीक है तो कर्नाटक में 4 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है, लेकिन 2 वाला ज़्यादा पूछा जाता है, एक बांदीपुर और एक नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो कर्नाटक में 4 राष्ट्रीय उद्यान है, आपको याद कर लेना है, एग्जाम में आपसे मिलते रहता है ये। देखिए, एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, और एक है बो से ही है क्या, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, और एक है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसे याद ऐसे रख लेना है। देखिए ये क्या हो गया, बो और नो और को है ना, इसको ऐसे कर दीजिए, बन के हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा। तो आपको याद क्या रखना है, बन के से, है ना, सिर्फ बन के याद रखना है। बाकी गाना तो एक नाटक है, नाटक यानी ये कहाँ है, कर्नाटक में, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बो से हो गया बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नो से नागरहोल, और को से कुद्रेमुख, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन से राज्य अग्रणी है? ये क्वेश्चन मालूम, देखिए 2013 में पूछा हुआ है ना। और ये क्वेश्चन अभी जो किसका एग्जाम हुआ अभी, बिहार दरोगा का, हाँ बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो बिहार का है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन होता है कई बार रिपीट होते रहता है, इसलिए आपको सेट प्रैक्टिस करना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो गया बिहार इसका, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का हो गया। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो वो है उत्तर प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या वो है सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो ये कोडाई कनाल है तमिलनाडु में, ठीक है। अब तमिलनाडु से और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो देखिए, तमिलनाडु का राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है अभी? RN रवि। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है तमिलनाडु से कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु का ही है। और एक आता है पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो वो तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है ऊटी, ठीक है। ये ऊटी का तमिलनाडु में, ठीक है। ये हिल स्टेशन ही है सारा, जैसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि ऊटी किस राज्य में है? हिल स्टेशन ऊटी, तो वो तमिलनाडु में। खंडाला किस राज्य में है? तो ये भी हिल स्टेशन है, खंडाला महाराष्ट्र में है। और मसूरी उत्तराखंड में है, और नैनीताल जो है ये भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 आ जाएगा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। तो इस टॉपिक से है ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि पूर्वी घाट का हो गया ये, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है अनाईमुड़ी। और पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी पूछे तो वो भी है अनाईमुड़ी, ठीक है। यानी कि पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत दोनों के सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो है अनाईमुड़ी। और एक आता है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है दोदा बेटा, ठीक है। दोदा बेटा या डोडा बेटा ये वाला ही है ना, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो याद रखना, एक याद रखना है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो भारत में देखिए कई बार सेटों में आपको बताया हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है ना, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अब फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है फिर यहाँ पर रिवीजन करेंगे, जैसे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है वो होता है भारत के ही मेघालय के मासिनराम में होता है, ठीक है।
विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम मेघालय में होता है। अच्छा, विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो आटाकामा मरुस्थल है, चिली में होता है। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो कम वर्षा होता है लद्दाख की राजधानी लेह में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी कारखाना ये तो यहाँ पर इसमें से बिहार, ये बरौनी में है। ठीक है, बरौनी बिहार में ही है। तो ये तेल शोधक कारखाना हो गया बरौनी में। ठीक है। अब यहाँ इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? देखिए, एक तो आता है भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो सबसे प्राचीन यानी सबसे पहला या सबसे पुराना पूछे तो वो है असम का डिगबोई है। ठीक है। पहली बार जब है ना, जब अंग्रेज, जैसे कि क्या है, तेल शोधक कारखाना तब स्थापित हुआ, जैसे पहले कुछ नहीं था, यानी कि अंग्रेज लोग था। तो अंग्रेज जब है ना एक जगह से जा रहा था तो हाथी क्या है ना ज़मीन पे बैठा हुआ था। ठीक ना, तो उसका बॉडी है ना पूरा तेल से लगा, तेलिए था। ठीक है। तो उसको लगा कि यहाँ पर इसके बॉडी में तेल कैसे है। तो एक लड़का था, उसको बोला अंग्रेज ने कि डिग बॉय, डिग मतलब होता है खोदना। ठीक है, डिग में खोदना। अब बॉय एक लड़का था वहीं पे, तो उसको बोला डिग बॉय, यानी कि खोदने के लिए उसको बोला। तो वहीं से नाम उसका हो गया था डिगबोई, है ना, डिगबोई असम में। तो वो पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में हुआ था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना वो कहाँ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना वो कहाँ है? तो जामनगर गुजरात में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो निकलती है कौन? गोदावरी। अब गोदावरी यहाँ से ना कई क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब जैसे गोदावरी से ही पहले करते हैं शुरुआत। भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो भी गोदावरी है। एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। ठीक है। और एक आता है दक्षिण की गंगा, तो की लग जाए तो कावेरी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। दक्षिण गंगा हो गई गोदावरी नदी, और दक्षिण की गंगा की कावेरी, है ना, को से कावेरी, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वो है गंगा नदी है। 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर है, इसे याद रखना है 2525। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो वो भी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था पहले तो रेड क्लिफ, ध्यान रखना है, रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है वो इसके नाम पर ही रखा गया था। इसमें है सर सिरिल रेड क्लिफ है। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया था सर सिरिल रेड क्लिफ, और इसी के नाम पर रखा गया था। सीमा रेखा का नाम है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल इसमें कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये मकई जो है ना, मक्का, ये रबी की फसल नहीं है, क्योंकि रबी की फसल में आता है ये गेहूँ, सरसों, चना, ये सब क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल हो गया। और खरीफ की फसल में आता है धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अच्छा, सबसे कम आबादी वाला कौन सा है? वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप समूह है, ये है प्रवाल द्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप है। एक बार मालूम क्वेश्चन पूछा गया था जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो उसमें पूछ लिया था ना कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, वहाँ ऑप्शन में था अरब सागर, अंडमान, ये अरब सागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद एक था बंगाल की खाड़ी। तो मालूम मुझसे मतलब पहली बार एग्जाम दे रहे थे, गलती हो गया था, हम मार दिए थे बंगाल की खाड़ी। लेकिन मालूम इसको जब ऐसे याद रखिएगा ना मैप से, तो आप कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन में वो चला गया था आंसर गलत। ठीक है, जैसे कि लक्षद्वीप है कहाँ? यहाँ है। ठीक है, जब ये आपको याद रखें लक्षद्वीप यहाँ है, तो आपको मालूम है कि अरब सागर है ना, इधर ही है, ये अरब सागर हो गया, ये हिंद महासागर हो गया, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी हो गया। तो बंगाल की खाड़ी में जो है ना वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे यहाँ है, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप कहाँ है? तो वो है अरब सागर में, यहाँ है, यानी अरब सागर यहाँ है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे आपको मैप से दिमाग में याद रखना है। ठीक है,
अच्छा, लक्षद्वीप से और कुछ याद रखते हैं यहाँ क्या? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावरत्ती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, लक्षद्वीप का राज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और अंडमान निकोबार जो राज्य का है द्वीप समूह का, उसका राज्यपाल कौन सा है? वो है देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती, यानी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसमें से है पेन्नार नदी। ये जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, क्योंकि पेन्नार नदी है कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बाकी ये जो है पेरियार और पंबा और नेत्रावती ये अरब सागर में क्या पलायन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किस में सीमित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री। अच्छा, सह्याद्री जब भी आए ना आपके सामने तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है सह्याद्री। ठीक है, यानी कि पश्चिमी घाट कौन सा हो गया? तो ये वाला जो है मैप पे ये पश्चिमी घाट हो जाता है। ठीक है, और ये पूर्वी घाट हो जाता है इधर। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी आपको याद ही होगा ना, वो अनायमुड़ी है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किस में सीमित है? तो वो सह्याद्री में है। सह्याद्री यानी पश्चिमी घाट में है। अच्छा, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? तो वो ब्राज़ील में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास दर दर्ज की गई? यानी मतलब जो दशक में होता है, दशक वृद्धि किस में अधिक दर्ज किया गया? तो वो है बिहार। ठीक है, इसका आंसर हो गया बिहार। लेकिन सर्वाधिक साक्षरता दर है किसका? तो वो है केरल का 94% है। और सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है? तो वो बिहार का ही है। ठीक है, 61.8% है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सहस्त्राब्दी विकास स्थल है? तो सहस्त्राब्दी विकास स्थल कौन सा है? कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति को ये बीज, खाद्य और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होते रहता है, तो आपको याद रखना है, बार बार रिवीजन करते रहना। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वह है वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 132। 132 में पूछा गया कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें से कौन है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर झील। और ये गोविंद जो है ना, जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके नाम पे यह रखा गया गोविंद सागर झील। ये है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, अब झील से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हैं। जैसे कि पहला तो ये है गोविंद सागर झील है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अच्छा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सा है? बुल्लर झील है। बुल्लर झील कहाँ है ये पूछ लिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो कौन सा? चिल्का झील है। कहाँ? उड़ीसा में है। अच्छा, पुलिकट झील किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों सीमाओं में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है 96%, तमिलनाडु में 4%। एक है लोकटक झील कहाँ है? तो वो मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया? तो ये सभी बांध है किस नदी पर? दामोदर नदी पर है। ठीक है, तिलैया बांध, मैथन बांध, पंचेत बांध और कोनार बांध ये दामोदर नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में सर्वाधिक जो विद्युत का उत्पादन होता है वो ताप विद्युत होता है। ठीक है, ताप विद्युत होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ और याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी कौन सी है? तो वो है एनटीपीसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और क्या क्या है उत्तर प्रदेश? सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा, सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, अच्छा, विश्व में सर्वाधिक चावल और का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। और गेहूं का भी उत्पादन चीन में ही होता है। यानी कि विश्व में सर्वाधिक चावल और गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान
चीन का है, ठीक है। अब दोनों में दूसरे स्थान पर आता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक तो वर्गीज कुरियन। तो ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला पहाड़ यानी कि ब्लू माउंटेन्स इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये नीलगिरी जो पर्वत है इसे नीला पहाड़ कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए क्वेश्चन रिपीट कितनी बार हुआ है ना। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका? बिहार का ही है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? उत्तर प्रदेश का। सबसे कम जनसंख्या है किसका? सिक्किम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर सर्वाधिक है केरल का, कितना? 96% है। और सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो बिहार का है, ठीक है। अच्छा, केरल से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहले तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और केरल से ये पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो वो है केरल का ही है। सबसे ज़्यादा थोरियम का उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन केरल में। सबसे ज़्यादा मसाला का उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में। सबसे ज़्यादा इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में होता है। तो ऐसे याद रखिए कि सबसे ज़्यादा थोरियम, रबर, मसाला और इलायची उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्जिलिंग का डैश प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग का चाय प्रसिद्ध है ना। अब दार्जिलिंग के चाय से एक क्वेश्चन आपको याद आना चाहिए तुरंत कि भारत में पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया? तो दार्जिलिंग चाय को ही दिया गया था। दार्जिलिंग चाय कहाँ? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गिर, गुजरात में। गिर क्या है? गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ पर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो गिर एशियाई शेर के लिए फेमस है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसी तरह आता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ठीक है। और यहाँ एक और दर्रा है जेलेपला, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ना जय सिक्किम, ना जय सिक्किम यानी कि नाथुला जेलेपला सिक्किम में है ये, ठीक है। अच्छा, सिक्किम से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो याद रखिए। जैसे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम ही है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सिक्किम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा देश को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। अब जोजिला दर्रा है कहाँ? तो ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो पूछा जाता है, आपको याद रखना है। जैसे जोजिला, बुर्जिल, काराकोरम, पिरपंजाल, ये सभी दर्रे जम्मू कश्मीर में। फिर से समझिए, जोजिला दर्रा, बुर्जिल, काराकोरम और पिरपंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम क्या है? तो झूम की होता है ना, झूम की खेती होता है ना, खेती का एक प्रकार है झूम की खेती। ये झूम कृषि होता है और इसे झूम की कृषि को और एक और किस नाम से जानते हैं? तो स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो सोने की खान है ये कर्नाटक के कोलार जिला में स्थित है। अच्छा, सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। भारत के कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन होता है। और बिहार में सबसे अधिक सोने का भंडार किस जिला में है? तो बिहार में है जमुई जिला में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जमुई के सोनहो प्रखंड के करमटिया में सर्वाधिक सोने का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर जहाँ केसर का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करवाए थे अभी। देखिए बनके याद रखना है ना, बनके हवा में बेजुआ में दिल लगाने आऊँगा, यानी कि बनके से याद रखना है सिर्फ, बाकी तो नाटक है गाना है ना। बनके बो से हो गया। बांदीपुर, बनेरघाटा, एक नागरहोल के बारे में पूछा था, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वो भी कर्नाटक में ही है। के यानी कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? कर्नाटक में ही है। तो बनके है ना, बांदीपुर, बन्नेरघाटा, नागरहोल और कुद्रेमुख ये चारों राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है।
तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ हो गया? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है, तो कितना है? 20% है। ठीक है, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत है 20%। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि किस राज्य में नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ये कहाँ पर है? तो ये क्या होगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में होगा ना, भूमध्य रेखा के उत्तर में। जैसे कि अपना इंडिया कहाँ है? यहाँ है ना, यहाँ है अपना इंडिया। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। कभी पूछ लिया जाता है ना कि भारत स्थित है, तो कहाँ है? देखिए ये उधर उत्तर हो जाता है, इधर दक्षिण हो जाता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण हो गया, इधर पूरब हो जाता है, इधर पश्चिम हो जाता है ना। तो उत्तर और पूर्व में है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है ना कि भारत स्थित है तो उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा के किधर हो गया? उत्तर में हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। अब यह कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी से क्या आता है क्वेश्चन है कि पहले तो कन्याकुमारी है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। ठीक है, और एक आता है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो इंदिरा कोल है। देखिए, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, कभी भी एग्जाम हो, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन है अभी? तो मनोज सिन्हा है। और एक क्वेश्चन ये आता है ना कि राज तरंगिणी की जो पुस्तक है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो कश्मीर का इतिहास से। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हन है। करेंट अफेयर में एक क्वेश्चन याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। और इसका नाम मालूम? चेनाब नदी पर है, इसलिए इसका नाम भी है ना चेनाब ब्रिज ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका भारत का भूगोल का पार्ट 3 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मानव के ध्वनि श्रवण क्षमता जो है वो किस हर्ट्ज के बीच होता है? तो इसका आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है DRDO की स्थापना कब हुआ? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का स्थापना कब हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है, आप चाहे तो चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाएं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।